नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2 फरवरी 2014 का जो पेपर था उसका शेष भाग हल करेंगे। कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में हमने हल किए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रश्न है जो हम हल करेंगे। तो इसका प्रश्न है, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन देखो, फेराडे के विद्युत अपघटन का दिया, ये यानी विद्युत अपघट है तो रासायनिक प्रभाव यानी बैटरी से संबंधित हो गया। आपसी प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंज का नियम या लेंज, फेराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, पास्कल। तो डीसी जनरेटर होता है वो फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सामान्यतः विद्युत आपूर्ति है प्रकाश व्यवस्था के लिए, इसमें किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। सब स्टेशन ट्रांसफार्मर। अब सब स्टेशन ट्रांसफार्मर तो जो ग्रिड सब स्टेशन होते हैं उस पर लगाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर ये 33/11 या 132 या 220/33 में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। सामान्य प्रयोजन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिजली आपूर्ति सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए हम जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी वितरण ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, वितरण ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, नरम संयोजन को बदलने के लिए किया जाता है। यानी अंग्रेजी में देखो, सॉफ्ट कनेक्शन आर यूज टू ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट कनेक्शन क्यों प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देखो, एक फेज आपूर्ति को 3 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए नहीं, यानी 3 फेज आपूर्ति को 1 फेज में बदलते हैं तो ये तो गलत है। एक फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में नहीं, 3 फेज आपूर्ति को 1 फेज आपूर्ति में सही। स्टार संयोजित प्राइमरी को डेल्टा संयोजित सेकेंडरी में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्ट कनेक्शन होता है वो 3 फेज आपूर्ति को 1 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 फेज आपूर्ति को 1 फेज आपूर्ति में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कितना लाइट पॉइंट एक परिपथ में रखा जाता है। यानी लाइट परिपथ पूछा है तो लाइट एंड फैन परिपथ, एक उप परिपथ में लाइट एंड फैन में बिंदुओं की संख्या क्या रखी जाती है। तो एक लाइट एंड फैन परिपथ में बिंदु पूछे, यानी बिंदुओं की संख्या पूछे तो बिंदु तो होते हैं 10, और यदि भार पूछे तो अधिकतम भार होता है 800 वाट। यानी 800 वाट या 10 बिंदु जो भी कम हो वो लाइट एंड फैन एक उप परिपथ में रखे जाते हैं। तो इसमें लाइट पॉइंट पूछा, यानी लाइट के बिंदुओं की संख्या क्या रखी जाती है। तो लाइट के बिंदुओं की संख्या, पॉइंटों की संख्या 10 रखी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, 10। अगला क्वेश्चन है, क्या स्थिर बनाए रखना जेनर डायोड का कार्य है। जेनर डायोड को क्यों प्रयोग करते हैं। देखो, जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं, यानी जो अपना वोल्टेज है वो स्थिर वोल्ट मिलता रहे। तो आउटपुट में स्थिर वोल्टेज के लिए जेनर डायोड प्रयोग करते हैं, यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। अब ऑप्शन देखो, स्थिर रखना है, क्या स्थिर रखना है? इनपुट वोल्टेज नहीं, आउटपुट वोल्टेज सही, इनपुट धारा नहीं, बाहर प्रतिरोध से पर तक निर्गत धारा नहीं, वर्तमान आपूर्ति ये भी नहीं। तो यानी आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए जेनर डायोड प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, आउटपुट वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रतिरोध में तापक्रम के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होगा। यानी इनमें से किसका प्रतिरोध
तापमान परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, यानी बदलता नहीं है, लगभग स्थिर रहता है। तो कौन सा है देखो, निकिल, नाइक्रोम, प्लेटिनम, मैग्नीन, एल्यूमिनियम। तो इनमें से मैग्नीन का जो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध है वो लगभग स्थिर रहता है, जबकि बहुत कम परिवर्तित होता है। इसीलिए हम मैग्नीन का प्रयोग जो एमीटर होता है उसमें शंट प्रतिरोध के लिए काम में लेते हैं, तो वहाँ मैग्नीन धातु ही प्रयोग लेते हैं, यानी शंट प्रतिरोध मैग्नीन का ही बनाया जाता है, क्योंकि यह तापमान बढ़ने से बहुत कम या नगण्य प्रभावित होता है। और मैग्नीन एंटीसी प्रकार का भी होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रकार का होता है, यानी तापमान बढ़ने से इसकी चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध घटता है। मैग्नीन, यूरेका और कार्बन ये तीनों ही एंटीसी प्रकार के होते हैं, तो बहुत कम प्रभावित होता है, यानी नहीं के बराबर प्रभावित होता है मैग्नीन का तापमान से इसकी प्रतिरोधकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मैग्नीन। अगला क्वेश्चन है, कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण लाइन से जोड़ता है? यानी उपभोक्ता का जो टर्मिनल है उसको वितरण लाइन से जोड़ता है, यानी जो मान लो लाइन आ रही है, फिर जो न्यूट्रल जिस पोल पर मान लो ये पोल है, यहाँ उपभोक्ता का जो मान लो उपभोग बिंदु है या जो भी है मीटर लगा रखा है, तो यहाँ से इसको बिंदु को जोड़ने वाली इस लाइन को क्या कहते हैं? तो देखो इसको क्या कहते हैं, सर्विस मेन लाइन, यानी सर्विस लाइन कहते हैं, यानी पोल से मीटर तक जो जाने वाली लाइन होती है वो क्या होती है, सर्विस लाइन। तो उपभोक्ता के सिरों को वितरण लाइन से, ये तो हो गई वितरण लाइन, एरिया यहाँ मीटर के बाद में उपभोक्ता के बिंदु आ गए, तो ये जो लाइन है इसको हम सर्विस लाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्विस मेन्स, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अग्निशामक यंत्र बिजली आग के लिए अनुकूल है? यानी विद्युतीय आग बुझाने के लिए इनमें से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत देखो आग 4 प्रकार की होती है, ए प्रकार की, बी, सी और डी। जो विद्युतीय आग होती है वो डी प्रकार की आग होती है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र या हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं, यानी जो जल पूरित अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हम आघात लग सकता है। तो हेलोन प्रकार या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दे रखा है हेलोन, बी में पानी प्रकार का, सी में झाग प्रकार का दे रखा है, बालू, रेत या द्रवित रसायन। तो द्रव्य का तो प्रयोग नहीं करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हेलोन प्रकार का। अब हेलोन में कौन कौन सा होता है, हेलोन में यानी जो हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी इसके अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का चूर्ण भरा होता है। दूसरा होता है BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है। तो ये दोनों ही हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र है, तो विद्युतीय आग बुझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी ये हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर के नुकसान क्या क्या है? यानी जो शेडेड पोल मोटर है उसका नुकसान क्या है, हानियाँ क्या है? ऑप्शन देखो, दक्षता कम, सही है, यानी मोटर की दक्षता कम होती है, शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत कम होती है। कम शुरुआत टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका कम होता है, बहुत कम अतिभार क्षमता, इसको भारित नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई नहीं, और ए, बी, सी तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त जो तीनों ए, बी और सी, यानी कार्य कम का क्षमता होती है, कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है और कम अतिभारित किया जा सकता है, ये तीनों इसके नुकसान है। हाँ, यानी कमियां है इस मोटर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, ये तीनों उपरोक्त यानी तीनों। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के AC से DC परिवर्तक में क्षति कम और कार्य क्षमता अधिक होती है? यानी जो AC को DC में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी AC को DC में परिवर्तित करना है। अब ऐसा परिवर्तक है जिसकी लॉसेज क्षति कम और कार्य क्षमता अधिक है,
यानी क्षति लॉसेज कम होना चाहिए और कार्य क्षमता अधिक होनी चाहिए, यानी इसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखो, एमजी सेट की क्षति ज़्यादा होती है क्योंकि दो मोटर और जनरेटर दोनों सेट होते हैं। अब मान लो मोटर की दक्षता 80% है, जनरेटर की दक्षता 80% है, तो पहले 80% मोटर की होगी और 80 का 80%, तो टोटल परसेंट कितनी होगी दक्षता? 64 हो जाएगी ना, 80 की 80% 64%, तो ऑल ओवर दक्षता कितनी हो रही है? 64%, यानी दक्षता कम हो रही है। कार्य क्षमता तो ज़्यादा है एमजी सेट की, परंतु दक्षता कम है। दूसरा ऑप्शन का ये घूर्णी परिवर्तक है, रोटरी कन्वर्टर, यानी इसमें एकल घूर्णक मशीन होती है। अब एकल घूर्णक मशीन है तो इसकी दक्षता यानी दो मशीन की अपेक्षा एक ही है तो दक्षता ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एमजी सेट में तो दो मोटर और जनरेटर लगे हुए हैं, यांत्रिक रूप से युग्मित है, तो उसकी दक्षता कम हो रही है। अब मान लो रोटरी कन्वर्टर है, उसकी 80% दक्षता है, तो केवल एक ही गुणक मशीन है, वो 80% ही रहेगी उसकी दक्षता और कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगी। अब देखो क्षति कम एमजी सेट की अपेक्षा रोटरी कन्वर्टर की लॉसेज कम है, कार्य क्षमता इनकी लगभग समान रहती है, यानी कैपेसिटी समान ही है। अगला है पारा आर्क रेक्टिफायर। अब इसका लॉसेज तो नगण्य कम है, बहुत कम होता है, परंतु कैपेसिटी इसकी कम होती है पारा आर्क की। धातु यानी परिशोधक यानी मेटल रेक्टिफायर की लॉसेज तो कम है, परंतु कार्य क्षमता यानी कैपेसिटी कम होती है। इनमें से कोई नहीं, तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटरी कन्वर्टर, क्योंकि रोटरी कन्वर्टर का लॉसेज कुछ कम होता है, यानी एमजी सेट की अपेक्षा तो कम होता है और कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब यानी कैपेसिटी ज़्यादा एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर की होती है, लॉसेज कम पारा आर्क और धातु शोधक इनके होते हैं, तो फिर राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी होगा, गुण रोटरी कन्वर्टर यानी घूर्णी परिवर्तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वभौमिक बायास कहलाता है, यानी इनमें से कौन सा यूनिवर्सल बायास है? देखो तीन बायासिंग के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एमीटर बायास, एक होता है बेस बायास, एक कलेक्टर से बेस बायास। कलेक्टर से बेस बायास को वोल्टेज विभाजक बायास भी कहते हैं। अब देखो एमीटर बायास है वो सेल्फ बायास होता है, यानी एमीटर बायास को हम सेल्फ बायास कहते हैं, इसका दूसरा नाम सेल्फ बायास है। बेस बायास को नियत बायास कहते हैं, और कलेक्टर से बेस बायास या वोल्टेज विभाजक बायास को हम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बायास कहते हैं। तो अब इसमें यूनिवर्सल बायास के बारे में पूछा है, तो यूनिवर्सल बायास कौन सा हो जाएगा? या तो कलेक्टर से बेस बायास नाम दिया होता, तो अब देखो कलेक्टर से बेस बायास नहीं दिया हुआ है, इसमें एमीटर बायास दे रखा है, कलेक्टर बायास दे रखा है, बेस बायास दे रखा है, वोल्टेज डिवाइडर बायास दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? यानी या तो इसे हम कलेक्टर से बेस बायास कह सकते हैं या वोल्टेज विभाजक बायास कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडर बायास यानी वोल्ट विभाजक बायास, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 440 अंकित वोल्ट सामान्य वोल्ट पर चल रही है, यानी कोई मोटर है जो 440 वोल्ट अंकित है उस पर चल रही है। अकस्मात वोल्टेज में पतन होकर 340 हो जाता है, यानी मान लो वोल्टेज घटकर 340 हो जाए, यानी 440 से घटकर 340 हो जाए, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ऑप्शन देखो, मोटर फौरन रुक जाएगी? नहीं, मोटर चलती रहेगी, यानी चल रही है तो भार का मान हो सकता है भार कम ले, जबकि मोटर भार धारा का मान तो बढ़ जाएगा कुछ और मोटर चलती रहेगी। अत्यधिक गर्म होगी, सही है, यदि वोल्टेज का मान घट जाएगा तो मोटर गर्म हो जाएगी और मोटर परंतु चलती तो रहेगी। उल्टी दिशा में चलेगी? नहीं। कम धारा खींचेगी? नहीं, धारा बढ़ जाएगी। रुकती है लेकिन पुनः चलेगी? ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वोल्टेज का मान अचानक कम हो जाए तो मोटर अत्यधिक गर्म होगी। तो राइट आंसर बी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परिणामीत्र में ब्रीदर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर ब्रीदर है यानी शोषक है, इसमें क्या रखा जाता है ताकि जो शोषक के अंदर वायु यानी जो वायु प्रवेश करे उसकी नमी शोषित हो सके? तो इसमें सिलिका जेल प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सिलिका जेल, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर यानी श्वसक के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है नमी को शोषित करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया डी, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन है बकौल्ज रिले का प्रयोग में करते हैं, यानी जो बकौल्ज रिले है इसका प्रयोग इनमें से किस में करते हैं। बकौल्ज रिले तरल प्रवाह प्रचलित रिले होता है, यानी तरल तल से और तरल प्रवाह से प्रचलित रिले होता है और इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। यानी ट्रांसफार्मर में यदि दोष हो जाए तो यह ट्रांसफार्मर को सप्लाई से विच्छेदित कर देता है, यानी जो ही दोष होगा तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा, तेल और ऑयल जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो गर्म होगा, फलस्वरूप ये रिले तरल प्रवाह प्रचलित रिले प्रचलित होकर ट्रांसफार्मर को सप्लाई से विच्छेदित कर देता है और इसकी सूचना एक घंटी बजाकर भी देता है, यानी अलार्म बजाकर भी देता है। तो इसका प्रयोग परिणामीतर यानी ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो बकौल्ज रिले का प्रयोग परिणामीतर में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, परिणामीतर। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो चुंबकत्व का विरोध करता है उसे कहते हैं, यानी जो चुंबकत्व का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। जो चुंबक को आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ या लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जो चुंबक का विरोध करता है उसे प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक पदार्थ हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, किसमें है सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है सिरोपरी लाइन को तक संचालित के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी जो ओवरहेड लाइन है उसकी कितनी वोल्टता है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 11 kV पर सिरोपरी लाइन पर का प्रसारण यानी ओवरहेड लाइन खींची जाती है, 400 kV इस पर भी खींची जाती है, 66 kV की भी होती है, 33 kV की होती है, 22 kV की भी होती है। यहाँ सही है। तो इसमें क्या दे रखा है कि तक किया जाता है, तो देखो 400 kV तक है और वर्तमान में यानी इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, यानी 400 kV दे रखा है, यानी अधिकतम 400 kV बता रखा है। तो 400 kV हो गया इसमें तो ऑप्शन के आधार पर। तो जबकि यदि वर्तमान में 765 kV तक की भी लाइनें ओवरहेड लाइनें खींची जा रही है, 765 kV यानी 765 kV की भी लाइनें खींची जा रही है वर्तमान में, तो इसमें यदि 765 होता ऑप्शन तो फिर ये 765 kV तक की होती, यानी अधिकतम पूछ लिया। तो अभी वर्तमान में 765 kV तक की लाइनें खींची जा रही है, तो ओवरहेड लाइनें की अधिकतम कैपेसिटी है वो अभी 765 kV है। अब इसमें 765 का नहीं है तो 400 के अलावा यानी 220 kV ये प्रसारण किए, 132 kV ये भी प्रसारण किए। ये प्रसारण लाइनें होती है 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV तक की होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 400 kV, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे एक वृत्त में मोड़ा गया है, इसके व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। यानी मान लो कोई चालक है जिसका प्रतिरोध क्या कह रहा है 16 ओम है, यानी कोई चालक है जिसका प्रतिरोध 16 ओम है, इस चालक को वर्ताकार मोड़ा गया है और व्यास के किन्हीं दो बिंदुओं पर यानी परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। मान लो कोई चालक है, इसका प्रतिरोध है 16 ओम। अब कह रहे हैं कि इसको वर्ताकार मोड़ा गया है और ये व्यास मान लो इस किन्हीं दो बिंदु, ये व्यास है तो व्यास के जो दो बिंदु बन रहे हैं ये, इन दोनों बिंदुओं पर यहाँ पर इसका मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो ये 16 ओम का प्रतिरोध है, वर्ताकार बना लिया और ये दूरी यानी ये दूरी हो गई आधी और ये हो गई आधी, यानी टोटली यहाँ से यहाँ तक की तो है 16 ओम की, तो ये हो गई आधी। तो किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यदि लंबाई आधी हो रही तो चालक का प्रतिरोध भी आधा हो रहा है, तो ये लंबाई आधी हो रही तो ये प्रतिरोध इसका प्रतिरोध हो जाएगा 8 ओम और ये प्रतिरोध भी हो जाएगा 8 ओम। अब देखो
8 ओम का ये प्रतिरोध और 8 ओम का ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यदि समान मान के समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध RT बराबर होता है R/N, यानी R एक प्रतिरोध का मान, N प्रतिरोधकों की संख्या। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 ओम है, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधकों की संख्या हो गई 2, क्योंकि एक प्रतिरोध ये है एक प्रतिरोध ये है, तो कितना हो गया? 4 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ओम। तो इनका प्रतिरोध, दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 ओम। किस में है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, आरसीसी पोल में पिच, यानी दो पोलों के बीच की दूरी, यानी पिच किसे कहते हैं कि दो पोल, दो समान जो अंतराल, यानी अंतराल भी कह सकते हैं, या दो पोल पिच है तो दो पोलों के बीच की दूरी हो गई। तो दो पोलों के बीच की दूरी क्या होती है आरसीसी पोल की? अब देखो सभी का बता देते हैं हम किसकी क्या होती है। देखो पोल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पोल होते हैं, एक तो होता है लकड़ी का पोल, लकड़ी का पोल होता है, यानी जो लकड़ी का पोल होता है उनमें दो पोलों के बीच की दूरी होती है 40 से 50 मीटर, यानी दो पोलों के बीच जो अंतराल होता है वो 40 से 50 मीटर है। दूसरा है स्टील का नलीदार, यानी ट्यूबलर पोल, स्टील ट्यूबलर पोल। स्टील ट्यूबलर पोल, यानी जो स्टील ट्यूबलर पोल होता है उनमें दो पोलों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर होती है। यानी स्टील ट्यूबलर पोल होता है उसमें दो पोलों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर होती है। इसके बाद है आरसीसी पोल। आरसीसी जो पोल होता है उसमें दो पोलों के बीच की दूरी 60 से 100 मीटर होती है। आरसीसी पोल में दो पोलों के बीच की दूरी 60 से 100 मीटर होती है। इसके बाद होता है आई सेक्शन, यानी एक आई यानी जो रेल पटरी होती है इस प्रकार का सा होता है आई सेक्शन। तो आई सेक्शन होता है इसकी, यानी आई सेक्शन होते हैं इसकी दो पोलों के बीच की दूरी 80 से 100 मीटर होती है। 80 मीटर से 100 मीटर की पोलों के बीच की दूरी रखी जाती है। इसके बाद होता है टावर, जो प्रसारण में काम में लेते हैं, यानी जो छोटे छोटे एंगलों को जोड़कर बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टील टावर। स्टील टावर होते हैं उनमें दो पोलों के बीच की दूरी 100 मीटर से 300 मीटर तक की होती है। 100 मीटर से 300 मीटर तक की होती है। एक होता है जीआई पाइप प्रकार का, जीआई पाइप प्रकार का। तो जो जीआई पाइप प्रकार का होता है उसमें दो पोलों के बीच की दूरी 30 से 50 मीटर होती है, यानी 30 मीटर से 50 मीटर की दूरी होती है। ये जो भी आंकड़े जो निमी की बुक है उसके अनुसार है ये आंकड़े। अब देखो आरसीसी का पूछा है, आरसीसी की जो दो पोलों के बीच की दूरी है वो कितनी होगी? 60 से 100 मीटर। 60 से 100 मीटर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। जबकि जो ये भर्ती परीक्षा है इसमें इसका राइट आंसर माना था 80 से 100 मीटर राइट माना था, परंतु वास्तव में क्या होता है 60 से 100 मीटर होता है। जो आईटीआई में जो निमी की बुक होती है उसी के अनुसार ये आंकड़े लिए हुए हैं। तो इसके अनुसार 60 से 100 मीटर आरसीसी पोल के बीच, दो पोलों के बीच की दूरी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, 60 से 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है 715 आरपीएम गति अंकित त्रिकला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? पोलों की संख्या क्या होगी? यानी प्रश्न में क्या दे रखा है, कोई 3 फेज मोटर है जिसकी एन, यानी उसकी जो प्लेट है डाटा प्लेट, उस पर क्या अंकित किया हुआ है वो दे रखा है कि उसकी गति है 715 आरपीएम, एन बराबर है 715 आरपीएम। अब जो मोटर की जो डाटा प्लेट है उस पर जो गति दी हुई होती है वो होती है रोटर गति, उसकी तुल्यकालिक गति नहीं होती, उसकी रोटर गति होती है। तो एनआर है ये,
NR बराबर है 715, यानी लिख रखा है ना कि 715 गति अंकित। अंकित कहाँ से क्या हो गया कि इसकी डाटा प्लेट पर 715 RPM अंकित है, यानी इसकी रोटर गति NR है 715 RPM। त्रिकला 400 वोल्ट, VL बराबर क्या है 400 वोल्ट। F 50 हर्ट्ज, F बराबर है 50 हर्ट्ज। पोलों की संख्या क्या होगी, P बराबर क्या होगा। अब देखो मोटर 50 हर्ट्ज है, यानी आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज है तो निश्चित है कि यदि 2 पोल है तो 3000 RPM होगी मोटर की गति, 4 पोल है तो 1500 होगी, 6 पोल है तो 1000 होगी, और 8 पोल है तो 750 RPM होगी, 10 पोल है तो 600 RPM होगी। तो यानी निश्चित ही फिक्स ही होता है। तो अब देखो इसकी वास्तविक, पहले तो हम N ज्ञात करें, NS क्या होगा, NS बराबर क्या होगा। अब देखो इसके आसपास की कौन सी गति है, या तो यह 600, अब 600 तो NS हो नहीं सकता, 1000 बहुत ज़्यादा है, इतनी डाउन आती नहीं है गति, तो इसकी NS 750 RPM होगी। 50 हर्ट्ज है तो क्योंकि हम सूत्र से निकाल सकते हैं कि F बराबर होता है PN बट्टा 120। अब या तो ऑप्शन में ऑप्शन वाले रख के देख लो, यानी N कितनी आ रही है इनकी। N ज्ञात करनी है, N बराबर क्या हो जाएगा F इंटू 120 बट्टा P। अब देखो F का मान कितना दे रखा है 50 इंटू 120 बट्टा पोल है। पोल कितने, पहला ऑप्शन में 2 दे रखा है, यदि इनमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 3000 RPM। अब 3000 RPM NS है, 715 NR नहीं हो सकती, यानी कुछ ही अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब रखते हैं पोल, दूसरे ऑप्शन में है 4, यदि 4 रखते हैं तो ये आ रहा है, इसका भाग लगाएंगे तो आ रहा है 1500 RPM। 1500 RPM NS है, NR 715 नहीं हो सकती, यानी इतनी डाउन नहीं आ सकती, तो ये भी गलत है। अगले ऑप्शन में है 6, यदि 6 रख रहे हैं तो ये आ रहा है 1000 RPM। अब 1000 N सिंक्रोनस गति 1000 और रोटर गति 715, ये भी असंभव, यानी इतनी डाउन नहीं हो सकती, यानी 50-60 RPM तक डाउन हो सकती है NS और NR। अगला ऑप्शन है 7 हो नहीं सकते, यानी हमेशा पोलों की संख्या समसंख्या में होती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से होती है, तो ये भी नहीं। अब है 8 रख रहे हैं तो कितनी आ रही है 750 RPM। अब 750 RPM NS है, NR 715 हो सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलों की संख्या 8। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलों की संख्या कितनी होगी 8 E। अगला क्वेश्चन है, स्टार में जुड़े त्रिकला परिपथ का फेज वोल्टेज 230 है, तो इसका लाइन वोल्टेज क्या होगा स्टार में। अब देखो स्टार में है तो स्टार में फेज वोल्ट और लाइन वोल्ट में क्या संबंध होता है। स्टार संयोजन के अंदर यदि स्टार संयोजन है तो स्टार संयोजन के अंदर VL बराबर होता है और √3 VP। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि फेज वोल्ट 230 वोल्ट है, VP बराबर 230 वोल्ट है, तो VL बराबर क्या होगा, तो VL बराबर होता है √3 इंटू VP। तो क्या हो जाएगा, √3 का मान 1.732 और VP का मान क्या है 230। अब 230 को 1.732 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 398.38 398.38 वोल्ट। अब देखो ऑप्शन में देखो किस में है, अब 398 को राउंड फिगर में हम क्या कहेंगे 400 वोल्ट, तो किस में है 400 वोल्ट डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 400 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति यानी ज्योतिमयता की इकाई क्या है, यानी प्रदीप्ति यानी ज्योतिमयता इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है। ऑप्शन देखो, डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई, हेनरी होती है
प्रेरकत्व की इकाई, यानी इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। कूलाम होती है आवेश की इकाई। लक्स प्रदीप्ति की होती है। टेस्ला फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्स। और लक्स को ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, यानी लक्स को हम ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। यदि यहाँ पे लक्स न देकर ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दिया हुआ होता तो भी सही होता। तो लक्स कहो या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर कहो, ये यानी एक ही है, ये प्रदीप्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जब स्विच खोल देते हैं तब चौक से कुछ कंपन यानी हमिंग की शब्द सुनाई पड़ता है, ये किसका होता है? यानी हम कोई चौक है उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो क्षण भर के लिए स्टार्टिंग में कुछ कंपनियां हम की आवाज़ आती है, हमिंग की आवाज़ आती है, ये उस चौक में किस कारण होता है? ऑप्शन देखो, कवर के पेच, कुंडलन लपेटन, कोर, चौक के कनेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमिंग की आवाज़ यदि उसकी कोर जो कोर डाल रखी है उसमें यदि लूज है या ढीली है तो उसमें होता है कंपन, तो इसके कारण हमिंग की आवाज़ आती है। तो इस जो चौक है उसके अंदर कोर के कारण हमिंग की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोर। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।